हेलो दोस्तों, मैं छवि आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप 10 दिन में भी नेट और जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। अगर आप पहले से करते एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं और आप हमेशा 3-4 प्रश्नों से रुक जाते हैं, तो आपको मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, आपको बहुत लाभ होगा। इस बार मैं हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। कुछ प्रश्न मेरे पास आए थे, बहुत सारी कॉल्स आई थी, तो मैंने उन्हीं के हिसाब से ये वीडियो बनाया है। और क्योंकि टाइम भी नहीं बचा तो मुझे लगा आज ही बना दूँ जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि किताबों से बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि किताबें कौन सी किताब पढ़ें, तो आपको कौन सी किताबें पढ़नी है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इस बार। और कथन कारण के प्रश्न कैसे हल करें मैं ये भी बताऊँगी। और एक सरप्राइज़ आपके लिए है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्लीज़। कथन कारण प्रश्नों को कैसे हल करें, तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि कथन कारण प्रश्नों को कैसे हल करें। ये मुझसे 3-4 लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि कथन कारण का समझ में नहीं आता, कैसे करें, उन्हें कैसे करें, ये तो बिल्कुल नहीं होता हमसे। तो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे हल करना है। बहुत आसान होते हैं कथन कारण के प्रश्न, और उनमें तो उत्तर अक्सर उनमें ही छुपा होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। सबसे पहली बात, ज़्यादातर कथन जो होते हैं वो किसी आलोचनात्मक पुस्तक से लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, अभी आप सारी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते। तो आपको जानकारी छोटी मोटी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? आपको कॉम्प्रहेंशन हल करनी होगी। अगर आप कॉम्प्रहेंशन हल करते हैं तो आपके कथन कारण के प्रश्न भी ज़रूर ठीक होंगे। आप देखिए कैसे, मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, कॉम्प्रहेंशन यानी पाठबोधन क्षमता, अगर आप कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करते हैं तो आपको इसका ज़रूर लाभ मिलेगा, कथन कारण के प्रश्नों में भी और अन्य प्रश्नों में भी। इसके एक कारण ये है कि जब हम कॉम्प्रहेंशन यानी पैराग्राफ हल करते हैं, जो हमारे पैराग्राफ होते हैं वो किसी न किसी आलोचनात्मक पुस्तक से लिए जाते हैं। अब क्योंकि वो आलोचनात्मक पुस्तक से लिए जाते हैं तो वो हमारी जानकारी में वृद्धि करते हैं, और हमारी जानकारी में वृद्धि होगी तो वो हमें दूसरे प्रश्नों को भी हल करने में मदद करेगी। एक कारण ये हुआ हमारे कथन कारण के प्रश्नों में कॉम्प्रहेंशन किस तरह से हमारी मदद करते हैं। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण दूसरा ये है कि जब हम पैराग्राफ हल करते हैं तो क्या होता है, दरअसल हमें बहुत एकाग्र होकर बैठना पड़ता है, और एकाग्र होने के कारण हमारी बौद्धिक क्षमता और एकाग्रता दोनों में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से हम जब कथन कारण के प्रश्नों में देखते हैं तो हमें वहाँ भी क्योंकि उसमें उत्तर वहीं छिपा होता है, वहाँ वो उत्तर खोजने में आसानी हो जाती है, हमारी एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं बहुत ज़ोर देकर कहती हूँ, अगर आपने कथन कारण और आपने कॉम्प्रहेंशन कभी नहीं किया तो कम से कम हर रोज़ 4-5 कीजिए, और आप ना एग्ज़ाम आते तक 30 से 50 कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर लीजिए। अगर आप 30 से 50 पैराग्राफ हल कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, आपकी एकाग्रता क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, और बहुत सारी आपको फ़ायदे मिलेंगे दूसरे प्रश्नों में। ये मेरा खुद का अनुभव है, कोई फालतू बातें नहीं हैं। मैं बहुत अच्छे से ये मैंने महसूस किया है, और मैं सबसे ज़्यादा कॉम्प्रहेंशन पे ही ध्यान देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये ऐसे उत्तर होते हैं जो आपके सामने होते हैं, तो हम ऐसे प्रश्नों को छोड़ नहीं सकते जो हमारे सामने हैं, तो हमें वो ज़रूर उन्हें करना चाहिए। मेरा हमेशा इस पर ज़ोर रहता है। तीसरी और अंतिम बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैराग्राफ हल करने से हमारी तार्किक क्षमता का विकास होता है, और ये दूसरे प्रश्नों में भी इससे मदद मिलती है। अभी मैंने आपको बताया कि बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, तो अगर हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा तो डेफिनेटली हमारी तार्किक क्षमता का भी विकास होगा, और ये हमें दूसरे प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। तो कॉम्प्रहेंशन ज़रूर करना है, अपने आराम से, बहुत आराम से करना है, प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल भी। आप एक बार में एक ही कॉम्प्रहेंशन करो और दिन में 3-4 बार करो, या फिर आप एक बार में 2 करो और दिन में 3-4 बार करो। सारे कॉम्प्रहेंशन आपको एक साथ नहीं करने, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, फिर से कह रही हूँ। कॉम्प्रहेंशन बहुत थकाने वाला काम होता है, आप जब भी ये करते हो तो इसमें हम थक जाते हैं, तो इसलिए इसमें
आपको गैप देना बहुत ज़रूरी होता है। सारे एग्ज़ाम में भी कभी साथ नहीं करने चाहिए। एक बार में एक पैरा हल करो, दूसरी बार में दूसरा पैरा हल करो, बीच में कुछ और प्रश्न कर लो, यही तरीका होता है। ये बहुत थकाने वाला होता है। और पानी की बॉटल हमेशा साथ रखनी है, जब आप घर पे पढ़ रहे हैं तब भी और जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं तब भी। ये आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं आपको कुछ रचनाकार के नाम बताने जा रही हूँ। ये वो रचनाकार हैं जिन्हें मैंने पढ़ा और जिन्हें पढ़ने के बाद मुझे बहुत मदद मिलती है हमेशा एग्ज़ाम में। और मैं आज आपको ये बता रही हूँ, आप इन्हें ज़रूर लिख लीजिए, आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। इन रचनाकारों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ये इसके अलावा आप जो पेपर हल करेंगे, 3 पेपर उनसे जो रचनाकार आपके सामने आएंगे वो तो रहेंगे ही, और कुछ उनमें से ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें ज़रूर पढ़ना। मैंने आप देखा है कि इनमें से 3-4 क्वेश्चन लगभग होते हैं, और सारे रचनाकारों में से अगर कहें तो 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिए। 50-60 ना भी हुए तो 30-40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। तो मैं आपको बताती हूँ ये रचनाकार कौन कौन से हैं। अमृतलाल नागर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। भीष्म साहनी से भी लगभग यही रहते हैं। निर्मल वर्मा, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, श्रीलाल शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। निबंधों के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें विद्यानिवास मिश्र जरूर होते हैं। तो निबंध तो विद्यानिवास मिश्र के बिना नहीं होते। सुरेंद्र वर्मा नाटक के लिए बहुत बड़ा नाम है, और अब तो उपन्यास भी। मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, इसमें उषा प्रेमवदा छूट गया है, महिला लेखिकाओं में बहुत इंपॉर्टेंट नाम वो भी हैं। जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। मैंने आपको प्रेमचंद, प्रसाद आदि नहीं बताया, उसका कारण केवल ये है क्योंकि आप उन्हें पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इन्हें भी जानते हैं, लेकिन इनमें शायद 1-2 नाम ऐसे होंगे जो नए होंगे। प्रेमचंद, प्रसाद, तुलसी, कबीर, इन सबको आप पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं, तो मुझे उन्हें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप उन्हें पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं बताया। मैंने केवल बहुत इम्पोर्टेंट का बताया, और संभवतः वो जो शायद आपकी नज़र से बच गए हों। अब मैं आपको बताती हूँ पुस्तकें। ये सवाल मुझसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया कि आपने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, हमें कुछ हिंदी की पुस्तकें बताइए। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ मैंने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, कैसे कैसे मैंने पढ़ा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो आप अगले अटैम्प्ट के लिए जाइए, ये अटैम्प्ट आपके लिए नहीं है। तब आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़िए, आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी का। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ते रहे हैं तब आप को गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास पढ़ना है, अगर आपके पास अवेलेबल है। और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई भी बुक जो भी आपके पास हो, जो हिंदी के सिलेबस पे आधारित हो, केवल वही पढ़नी है। केवल 10 दिन का समय है, इस समय हम और कोई पुस्तक पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है, तो अभी केवल आपको एक बुक पढ़नी है। लेकिन आपको अगर अगली बार करना है तो आप शुरुआत कीजिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़िए। उसके बाद आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो एक बुक सिलेबस की जो भी आपके पास होती है, अरिहंत वगैरह की, वो भी ज़रूर पढ़ लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, मैंने ये कभी भी पूरा नहीं पढ़ा। मैं इसे हमेशा, इतनी मोटी बुक है, हमेशा एक डिक्शनरी की तरह यूज़ करती हूँ। जब मैं सरस्वती पांडे या कोई भी बुक पढ़ रही होती हूँ जो रिलेटेड होती है मेरे हिंदी के सब्जेक्ट से, सिलेबस आधारित की जो कोई बुक होती है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, तब मैं जहाँ भी कन्फ्यूज़न आता है तो मैं नगेंद्र की बुक को, उस हिस्से को पढ़ लेती हूँ। तो इससे मेरा रिवीजन भी हो जाता है, और मुझे बहुत सारी एक साथ मोटी बुक नहीं पढ़नी होती। तो मुझे मोटी बुक से डर लगता है, इसलिए मैं कभी भी एक साथ नहीं पढ़ती। हाँ, मैं कुछ हिस्सों में उसे हमेशा पढ़ती हूँ, और मैंने उसे आधे से अधिक पढ़ा है हिस्सों में, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह, बहुत अच्छी पुस्तक है।
और इसकी भाषा बहुत शानदार है, बहुत छोटी पुस्तक है, बड़ी भी नहीं है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में ये आपको बहुत मदद करती है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, निश्चित रूप से बहुत अच्छी किताब ये भी है और बहुत अच्छी भाषा इनकी भी है। मुख्यतः नए साहित्य में और जितनी भी नई हमारी अवधारणाएं हैं उनमें रामस्वरूप चतुर्वेदी की अवधारणाएं ज़्यादा मान्य हैं। जहाँ जहाँ टकराव की स्थिति होती है आचार्य शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी में, अगर आधुनिक साहित्य के इतिहास की बात है तो लगभग रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बात ज़्यादा मान्य होगी। इसके अलावा और बहुत सारी पुस्तकें हैं, मेरे पास नहीं है। आचार्य एक रामचंद्र तिवारी की हैं, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, वो आप रख सकते हैं। बहुत मोटी बुक है, डिक्शनरी की तरह रखिए। आपको अगर लगता है कि नहीं इस रचना का मुझे कहीं नहीं मिल रहा, तो आपको उसमें ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन उस पुस्तक को पढ़िएगा, आप उसे अलग से पढ़िए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे में आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, उतनी काफ़ी है आपके लिए। तो आपको हाँ अगर शौक़ है या आप डिक्शनरी की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसे आप रखिए। गोपाल राय की भी कहते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। उपन्यास का इतिहास और कहानी का इतिहास उनका भी है, या तो आप देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और जो भी आपके प्रश्न हैं वो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।